बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा आज का टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंटिग्राफी। तो ये सिंटिग्राफीज हम पहले भी पढ़ रहे थे, आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो हम आज नेक्स्ट ऑर्गन को आज स्टार्ट करते हैं। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट इमेजिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप इसका किस एरिया का स्कैन करना चाह रहे हैं, ये सेंटीग्राफी किस एरिया की है। उसके लिहाज से हमारे पास जो होता है वो प्रोटोकॉल बनता है, पेशेंट की प्रिपरेशन भी उसी लिहाज से होती है। उसके बाद जो रेडियो फार्मास्यूटिकल की सिलेक्शन है वो भी हम उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने एसोफेगस के एरिया को करना है या हमने गैस्ट्रिक करना है या फिर हमने ये करना है कि कोई ब्लीड वगैरह के लिए देखना है या हेपेटोबाइलरी देखना है या हेमेंजियोमा देखना है या लिवर स्प्लीन है, तो ये हमारे पास जो है वो आते तो सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में है, लेकिन इन सब के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम एक के बाद एक इंशाल्लाह करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि एसोफेजियल जो ट्रांजिएंट टाइम सिंटिग्राफी, तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है हमने वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एसोफेगस आती है। ठीक है, अब एसोफेगस की स्टडी करने के लिए हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं उस प्रोसेस को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, क्योंकि हमारे पास कोई भी हमने जब डिजीज़ को फाइंड आउट करना होता है तो हमें उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम उस डिजीज़ को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। हम कहते हैं ये स्वॉलो करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, एक तो ये रिस्पॉन्स है, प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स। जब कोई एक चीज़ आपके मुंह में आती है तो उसको आपने सॉलो करना है, चाहे आप वो पानी है, चाहे आप कोई इनटेक ले रहे हैं, कोई फूड ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, कि हम वॉलंटरी खुद अपनी मर्जी से फूड को जो इनहेल कर रहे हैं या आप सॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, इनटू द फेरिंक्स बाय द टंग मसल। ठीक है, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, that propel food from the pharynx into the stomach through the esophagus। तो pharynx और stomach के दरमियान में जो कनेक्शन बन रहा है उसको हम esophagus कहते हैं और उसी की हमने सबसे पहले स्टडी देखनी है। अब एसोफेगस की एनाटॉमी अगर हम देखें तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर तकरीबन लेंथ होती है इसकी। अब इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो अपर पार्ट है, वो 1/3 एंड डिस्टल जो होता है वो कितना होता है, 2/3। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन जो है वो डिस्टल पोर्शन से डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से इनकी कंपोजिशन जो है, इनके एनाटॉमी जो है वो भी डिफरेंट होती है। किस तरह से कि जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसमें स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, जो डिस्टल पोर्शन है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल आपको पहले से पता होगी, हम सिर्फ इसको क्विकली रिव्यू करेंगे ताकि जो आपने पहले से चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको रिव्यू हो सके। ठीक है, अब हम कहते हैं जो लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स ऑफ द एसिडिक स्टमक कंटेंट बैक इनटू द एसोफेगस। ठीक है, कि जो स्टमक कंटेंट है उसमें डेफिनेटली एसिडिक कंटेंट होता है। जब उसमें फूड आती हो तो उसको जब डाइजेस्ट करना है तो उसमें एसिडिक जो कंसंट्रेशन है वो ऐड होती है। तो जो लोअर साइड पे एसोफेगस की स्फिंक्टर होता है उसने जो स्टमक कंटेंट है उसको वापस एसोफेगस में जाने से रोकना है। ठीक है, अब जो एसोफेजियल ट्रांजिएंट टाइम स्टडी हम करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंडिकेशन कि हमने ये क्यों करनी है। उसमें इंडिकेशंस में अगर हम देखें तो डिस्फेजिया आ जाता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलो, के पेशेंट को कोई चीज़ निगलने में या खाने में मसला हो रहा है। ठीक है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सस्पेक्टेड एसोफेजियल मोटर एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसकी कोई मोटर एबनॉर्मेलिटी है, एक्लेजिया जिसको आप कह सकते हैं, सस्पिशन है, तो उसके लिए भी हम एसोफेजियल ट्रांजिएंट टाइम स्टडी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की हम अगर हम बात करें तो टू ऑब्जर्व एंड क्वांटिफाई परसेंटेज ऑफ बॉलस दैट इज रिटेन्ड इन द एसोफेगस। ठीक है, कि हमने ऑब्जर्व करना है और क्वांटिफाई करना है कि वो जो बॉलस था फूड का वो उसमें से कितनी परसेंटेज है वो जो है वो रिटेन एसोफेगस में रह सकती है। ठीक है, उस चीज़ को हमने क्वांटिफाई करना है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने डिटरमाइन करना है ट्रांजिएंट टाइम किसका, एसोफेगस का। ठीक है, फिर हम कहते हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मोटर फंक्शंस ऑफ द प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल पार्ट्स ऑफ द एसोफेगस, के दोनों जो पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको हमने ऑब्जर्व करना है। ठीक है,
अब रेडियो फार्मास्यूटिकल हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, उसकी किस तरह से प्रिपरेशन होती है, किस तरह से हम बॉडी में उसको इनहेल करवाएंगे या इंजेक्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम कहते हैं 99M टेक्नीशियम सल्फर कोलाइड और DTPA। इट विल बिकम, तो हमारे पास जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो सल्फर कोलाइड या फिर DTPA हो सकता है। अब ये आपको पता है कि ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है इसमें एक जो होता है वो रेडियो एलिमेंट होता है और एक जो होता है वो फार्मास्यूटिकल होता है। तो यहाँ पे टेक्नीशियम जो रेडियो एलिमेंट है वो तो सेम है, लेकिन उसके साथ या तो सल्फर कोलाइड हम यूज़ कर सकते हैं या हम DTPA यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट विल नॉट बिकम अब्जॉर्ब विद इन द एसोफेगस। ठीक है, टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट वुड बिकम absorbed। अब अगर हम सल्फर कोलाइड या फिर DTPA यूज़ करते हैं तो वो जो है वो एसोफेगस में absorb नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट यूज़ करें तो वो एसोफेगस में absorb हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 15 मेगाबैक्यूरेल या फिर जिसको हम अब 15 मेगाबैक्यूरेल की MCI में जो डोज है वो 0.4 है। ठीक है, ऑफ एनी अबव, ऊपर वाले जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें से कोई एक हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से उसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है, इस प्रिपेयर्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, और अब ये स्मॉल वॉल्यूम किसका हमने लेना है, वाटर का या फिर ऑरेंज जूस हो सकता है या मिल्क हो सकता है, ऐसी चीज़ जिसको हम स्वॉलो कर सकें। ठीक है, उसमें हमने इतनी डोज को ऐड करना है। आप वाटर में ऐड कर दें, ऑरेंज जूस में ऐड कर दें। ठीक है, कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हमने ऊपर मेंशन किया उसको हमने उसमें यूज़ करना है, और उस जो वाटर है या ऑरेंज जूस है उसको हमने पेशेंट को स्वॉलो करवाना इन अ सिंगल बोलस, के एक ही घूंट में आपने उसको पीना है। इसलिए वो इतनी क्वांटिटी हो कि पेशेंट उसको इजीली एक ही दफ़ा पी सके। ये नहीं कि पूरे ग्लास में आपने भर दिया और पेशेंट को कि एक जो पूरा गिलास है वो आप एक ही उसमें सांस में पी लें। तो आपने इतना रखना है कि वो उसको इजीली स्वॉलो कर सके इन सिंगल स्वॉलो। ठीक है, ताकि वो बोलस फॉर्म में जा सके बॉडी में। पेशेंट मे बी नर्वस। ठीक है, तो अगर नर्वस होगा और वो इजीली स्वॉलो नहीं कर सकेगा करेक्टली, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है कि आपने पेशेंट को इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसको गाइड करना है पहली बार। फिर भी अगर वो नर्वस है और वो नहीं स्वॉलो कर रहा, ठीक है, एज अ बोलस करेक्टली द फर्स्ट टाइम, सो 2 to 3 डोजेज शुड बी प्रिपेयर्ड। कि अगर वो पहली दफ़ा आपने उसको दिया और उसने एक ही दफ़ा में सही नहीं पिया तो आप फिर उसको दोबारा से डोज दे सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एक सिंगल बोलस में उसको जो है वो स्वॉलो कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है एक्विजिशन प्रोटोकॉल। पेशेंट प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो पेशेंट शुड फास्ट फॉर 3 to 4 आवर्स बिफोर स्टडी, एक्सप्लेन एंटायर प्रोसीजर टू द पेशेंट। कि हमने जो पूरा प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन किया ताकि हमारा जो प्रोसीजर है वो ऑप्टिमम हो सके, करेक्टली हम उसको सारे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। अगर पेशेंट आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो नहीं करेगा तो आप अपना प्रोसीजर जो वो उतने अच्छे से नहीं कर सकते। उसके बाद आपने इस चीज़ को देखना है, ensure patient understand how to drink 10 cc of liquid as a bolus in one swallow। कि एक सिंगल, आप ये कह लें कि एक सिंगल सांस में पेशेंट ने किस तरह से उसको स्वॉलो करना है, ये आपने पहले से पेशेंट को समझाना है। और फिर इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पेशेंट को ये बात समझ आ गई है कि आपने जो डोज जो पानी उसको दिया है उसने एक ही दफ़ा में एज अ बोलस फॉर्म में उसको पी सकता है या नहीं। स्टडी इज स्टार्टेड विद, अब हमारे पास क्या है, नॉन रेडियोएबल लिक्विड एज प्रैक्टिस। मीन्स कि आप पहले पेशेंट को सिंपल वाटर या जूस दे दें और उसको कहें कि आप मुझे पी के दिखाएं कि आपने किस तरह से पीना, उसके बाद उसमें आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालें और फिर उसको प्रिपेयर करके दें। तो वो प्रैक्टिस भी आप करवा सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को जो है वो एग्जैक्टली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये है पेशेंट की प्रिपरेशन। जितनी अच्छी आप पेशेंट की प्रिपरेशन करवाएंगे उतना अच्छा आपका स्कैन होगा। अगर आपने प्रिपरेशन सही से नहीं की और आप जल्दी जल्दी स्कैन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, कि आपका प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको डबल टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी अगर स्टडी सही नहीं होगी तो आप उसी स्टडी को दोबारा से रिपीट करेंगे फिर।
अब उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे होगी। पेशेंट कैन बी इमेज्ड आइदर इन द सुपाइन पोजिशन और इन द सिटिंग अपराइट पोजिशन। ठीक है, दोनों पोजिशन आप, अगर वो सीधा लेट सकता है तो आप उसको लेटा लें, अगर वो नहीं लेट सकता तो आप उसको सिटिंग अपराइट पोजिशन में भी बिठा सकते हैं। थॉरैक्स शुड बी इन द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, कि आपने एरिया देखना है कि आपने किस एरिया को स्कैन करना है। उसके बाद हम कहते हैं डिटेक्टर इज पोजिशन एट पोस्टीरियर चेस्ट, के पोस्टीरियर साइड पे डिटेक्टर होने चाहिए। ठीक है, सम न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट परफॉर्म 2 स्टडीज। अब ये जो स्टडीज होती हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये जो मैं आपको प्रोटोकॉल पढ़ा रही हूँ आप किसी हॉस्पिटल में जाएं वो एग्जैक्टली इसको फॉलो कर रहे हो। हर हॉस्पिटल का या डिपार्टमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। वो सारे जो स्टेप्स होंगे जो कॉमन होते हैं वो सेम होंगे, लेकिन कुछ जो वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उनका अपना जो क्राइटेरिया है, जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिहाज से उसको वो मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस होती है वो सेम होती है। सम न्यूक्लियर मेडिसिन जो डिपार्टमेंट्स है परफॉर्म 2 स्टडीज, वन विद द पेशेंट अपराइट followed by another study with the patient supine। ठीक है, to overcome the effect of gravity, कि वो 2 स्टडीज परफॉर्म कर लें, एक अपराइट पोजीशन में और एक सुपाइन में। और कुछ ऐसे भी करते हैं कि या तो सुपाइन में कर लेंगे या फिर अपराइट पोजीशन में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने पेशेंट को डोज किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है। 5 to 10 ml ऑफ लिक्विड इज एडेड टू द पेशेंट्स डोज इन द सिरिंज। क्या आपने 5 to 10 ml लिक्विड, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, जूस हो सकता है, वो आपने सिरिंज में डाला और उस सिरिंज में पेशेंट की डोज है। ठीक है, डोज कैन बी डिलीवर्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द सिरिंज। ठीक है, टेल द पेशेंट नॉट टू swallow until, कि जब तक हम उसको नहीं कहेंगे उसने swallow नहीं करना, अपने मुंह में रखना उस डोज को, उस लिक्विड को। ठीक है, उसके बाद जब आप पेशेंट को कहेंगे तब उसने उसको swallow करना है। ये आपने पहले से पेशेंट को गाइड करना है। या फिर हम एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 20 ml ऑफ लिक्विड इज एडेड टू द पेशेंट डोज इन अ कप। कि आप सिरिंज में ना करें, आप कप में कर लें। ठीक है, उसमें आपने पेशेंट की डोज जो है वो कैलकुलेट करके डाली हुई थी, उसमें आपने 20 ml लिक्विड डाला है। ठीक है, डायरेक्ट द पेशेंट टू टेक द लिक्विड थ्रू स्ट्रॉ। ठीक है, कि वो स्ट्रॉ से उसको इनहेल कर ले। अब उसमें फिर हम ये करते हैं कि उसने भी उस टाइम पे भी जो मेडिसिन थी, जो लिक्विड था, उसको मुंह में होल्ड करने, swallow नहीं करना। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स हैं। या तो सिरिंज से हो सकता है या फिर वो क्या है कि हम उसको कप में दे देते हैं और कप से वो फिर स्ट्रॉ के जरिए पी सकता है। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स में से कोई भी आप फॉलो करवा सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट शुड ओनली swallow once so that any activity left in the mouth does not travel down as a second bolus। कि पेशेंट ने एक ही दफा swallow करना है, अगर कोई रेजिडुअल एक्टिविटी पीछे बच गई है माउथ में उसने उसको swallow नहीं करना, सेकंड बोलस फिर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है उस पर इफेक्ट आएगा। अब हम कहते हैं कि इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पेशेंट वो सिंगल बोलस में ही डोज को इनहेल करे, swallow करे। आफ्टर 30 seconds द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ड्राई swallow नॉर्मली। कि जैसे वैसे ही जो हम थोड़ा सा मुंह हिलाएं तो आप थोड़ा सा लिक्विड जब swallow करते हैं, वो आपने पेशेंट को बताना है कि 30 सेकेंड्स के बाद नॉर्मली वो उसको swallow करे। ठीक है, तो जो रेजिडुअल एक्टिविटी होगी वो फिर वो swallow हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं, अब ये थी सेकेंड swallow, जो फर्स्ट swallow थे उसके फौरन बाद उसने सेकेंड swallow नहीं लेना, 30 सेकेंड्स के बाद। पेशेंट, अब ये भी हो सकता है कि 30 सेकेंड्स के बाद आप खुद पेशेंट को कहें तब वो उसको swallow करे। ठीक है, पेशेंट शुड होल्ड द डोज इन देयर माउथ। अब ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इस चीज पे आपने फोकस करना है कि डोज जो है वो पेशेंट के माउथ में होल्ड करवानी है उस टाइम तक जब तक कि आप एक्विजिशन जो है वो स्टार्ट नहीं करवाते। उसके बाद हम कहते हैं कैमरा पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, पीक एट 140 kV फॉर टेक्नीशियम 99M। ठीक है, तो और विंडो सेंटर जो होती है हमारे पास सेट होती है वो होती है 15 से 20% विंडो सेंटर्ड एट
140 केवी, ठीक है। अब इसके लिए जो हम कॉलीमीटर यूज़ करते हैं लो एनर्जी ऑल पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन की जो एनर्जी है वो 140 है, जो कि लो एनर्जी है। उसके बाद हम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 64x64 मैट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट जूम, लेकिन अगर हम जूम करेंगे तो हमें मैट्रिक्स का साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। डायनामिक एक्विजिशन इंक्लूड्स अ फास्ट फ्रेम रेट। डायनामिक आपको पता है कि हम इसमें फास्ट फ्रेम लेते हैं, इसमें हमने डायनामिक इमेजेस लेने होते हैं, इसमें हमने फास्टली जो है वो फ्रेम्स एक्वायर करने हैं। अब वो किस तरह से हम लेते हैं, 3 फ्रेम्स पर सेकेंड पर 15 सेकेंड्स, 3 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने 1 सेकेंड में 3 फ्रेम लिया और टोटल आपकी जो स्टडी का टाइम है वो कितना है, 15 सेकेंड है, ठीक है। 1 सेकेंड में 3 फ्रेम्स हैं और टोटल आपने कितना टाइम लगाना है, 15 सेकेंड। तो आप इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल फ्रेम्स आ जाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है, 1 फ्रेम पर सेकेंड। इसके बाद 1 फ्रेम, 1 सेकेंड में 1 फ्रेम लेना और टोटल जो टाइम होगा वो होगा 85 सेकेंड्स। तो ये पूरा जो डायनामिक आपके पास आता है ये 100 सेकेंड का हो जाता है तकरीबन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 3 फ्रेम्स पर सेकेंड फॉर 100 सेकेंड्स। तो इट्स मीन कि जो डायनामिक एक्विजिशन है, जो डायनामिक स्टडी है वो 100 सेकेंड्स की है। या तो हम ऑप्शनल कि आप 3 फ्रेम्स पर सेकेंड के लिहाज से 15 सेकेंड स्टडी कर लें, उसके बाद 1 फ्रेम पर सेकेंड के लिहाज से 85 सेकेंड, या फिर हम 3 फ्रेम पर सेकेंड के लिहाज से टोटल 100 सेकेंड्स की स्टडी कर लें, तो ये हमारे पास डायनामिक एक्विजिशन आ जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं इमेजिंग डिस्प्ले या एनालिसिस किस तरह से हो गया। कंटिन्यूअस प्लेबैक सीनी, मूविंग इमेज है, ठीक है, लूप। अब कंटिन्यूअस प्लेबैक आ रहा है, डायनामिक स्टडी है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैक्ड फ्रेम्स हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल, ठीक है, वो किस तरह से 10 to 15 सेकेंड पर फ्रेम, 10 to 15 सेकेंड पर फ्रेम। एक फ्रेम पे आपने 10 to 15 टाइम लगाया है, ठीक है, एडेड टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल फ्रेम, ठीक है, टू शो एडिक्वेट इमेज। अब हमने जो फ्रेम्स यहाँ पे लिए थे 10 to 15 सेकेंड पर फ्रेम के लिहाज से, उन फ्रेम्स को हमने इकट्ठा किया और हमने एक एडिक्वेट इमेज कि जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो वो हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो रीजनल एनालिसिस है या फिर क्वांटिफिकेशन है वो किस तरह से होगी। एट द फर्स्ट 45 फ्रेम्स, उसके बाद हम कहते हैं ड्रॉ 3 इक्वल साइज्ड रेक्टेंगुलर रीजन, कहाँ कहाँ पे, प्रॉक्सिमल साइड पे, मिडल साइड पे, डिस्टल साइड पे, किसके, एसोफेगस के। क्या आपने 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए 3 एरियाज पे, ठीक है। प्लॉट एंड डिस्प्ले टाइम एक्टिविटी कर्व फॉर ईच ऑफ द 3 रीजन्स। ये जो 3 रेक्टेंगुलर्स आपने एरियाज ड्रॉ किए हैं, हमने वहाँ पे टाइम एक्टिविटी जो कर्व है वो ड्रॉ करना है। टाइम एक्टिविटी कर्व पे अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो उसको हमने उन तीनों रीजन्स के लिए अलग अलग से ड्रॉ कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, हमने ये 3 रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रॉ कर ली हैं प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल पोर्शन पे, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये हमारे पास 15 सेकंड की इमेज है, जो फर्स्ट 15 सेकंड की इमेज है जिसमें हमें एसोफेगस नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम टाइम एक्टिविटी इसके कर्व को देखें तो हमारे पास तीनों के अलग अलग कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल एसोफेगस, मिडल एसोफेगस और डिस्टल एसोफेगस। अब हमें ये पता है कि एक साइड पे इसकी एक्टिविटी होती है, दूसरी साइड पे इसका टाइम होता है, तो इसलिए हम इसको टाइम एक्टिविटी कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, वही वाली इमेज है जिसमें हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए थे। अब हमने सिंपल क्या किया, नॉर्मल एसोफेजियल ट्रांजिएंट टाइम फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो हमने ये पूरा एरिया ले लिया, माउथ टू स्टमक वाले एरिया को हमने कवर किया, ठीक है। कितने टाइम में, विद इन 15 सेकेंड। जो फर्स्ट 15 सेकेंड्स है उसमें हमने ये इमेज लेके ये एरिया कवर किया। तो हमारे पास ये क्या है, अब एसोफेगस में मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल एसोफेजियल जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने इसमें ड्रॉ किया हुआ है। जब हमने ट्रांसिएंट टाइम निकालना है तो वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट,
जो हमने ड्रॉ किया है कि वो कितना एरिया होना चाहिए माउथ से एसोफेगस तक। अब इसी के अंदर जो एक्टिविटी आ रही है वो, ठीक है, एसोफेगस में जो एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, और कितना ये टाइम है उस पे, ठीक है। अब इसको अगर हम इसमें से डिवाइड कर दें, जो आपके पास वैल्यू आती है वो आपके पास आ जाएगा क्या, नॉर्मल एसोफेजियल ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। और क्योंकि हमने एरिया ये लिया तो ये होगा माउथ टू स्टमक, ये हमने सारा एरिया लिया है तो ये माउथ टू स्टमक। और कितने टाइम पे लिए, फर्स्ट 15 सेकेंड्स, तो उस टाइम पे ये एक्टिविटी आती है, ये जो हमारे पास एक्टिविटी आएगी स्टमक एक्सोफेगस में, वो ये भी तो देखेंगे कि हमने कितने टाइम पे लिए जब हमने पेशेंट को स्वॉलो करवाया रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब उसके बाद हम कहते हैं एसोफेजियल जो रिफ्लक्स सिंटिग्राफी है, इसमें हम क्या देखते हैं, अगर पेशेंट को कोई हार्ट बर्न हो, ठीक है। अब हार्ट पर पे क्या होता है, रिगर्जिटेशन होती है किसके, स्टमक या फिर ड्यूडेनल कंटेंट्स की इनटू द स्टमक, सॉरी एसोफेगस, तो इसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, ठीक है। तो जिसको हम एसोफेजियल रिफ्लक्स भी कहते हैं, तो इसकी स्टडी करने के लिए हम कहते हैं एसोफेजियल रिफ्लक्स सिंटिग्राफी। अब इसकी काजेस क्या क्या हो सकती हैं, या तो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर था जिसने कंटेंट को वापस नहीं आना देना था, उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम ये कहते हैं कि जो इनलार्जमेंट हुई हुई है किसकी, हमारे पास हिएटस की, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, डायफ्रेगमेटिक हिएटस है, उसकी अगर इनलार्जमेंट हुई है तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न या फिर रिफ्लक्स हो सकता है। अब हमने इसमें स्टडी क्या क्या करना है, किस चीज को देखना है, टू डिटेक्ट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, टू डिटेक्ट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और पल्मोनरी एस्पिरेशन इन द इन्फेंट्स और बेबीज, जो न्यू बोर्न बेबीज हैं उनकी बात हो रही है कि अगर उनमें पल्मोनरी एस्पिरेशन है या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है तो उनकी भी स्टडी करने के लिए हम ये कर सकते हैं। अब हमने इसमें पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन्फेंट्स की उसके लिहाज से होगा, एडल्ट्स की उसके लिहाज से होगा। हमने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट शुड फास्ट फॉर 6 आवर्स बिफोर द स्टडी, कि 6 घंटे पहले उसने स्टडी से पहले सब कुछ खाना पीना छोड़ देना है। उसके बाद हम कहते हैं इन्फेंट्स को अगर हम देखें तो शुड मिस अ फीड बिफोर द प्रोसीजर, के प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उसको दूध नहीं पिलाना, 1-2 घंटे का गैप जितना वो ले सकता है वो ले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, प्रिपेयर 2 बॉटल्स, 1 बॉटल विद बेबीज नॉर्मल फीड एंड सेकेंड बॉटल फॉर रेडियोएक्टिव लेबल्ड मिल्क, कि हमने 2 बॉटल्स प्रिपेयर करवाई हैं, एक में नॉर्मल जो मिल्क होगा वो हो और दूसरी में हमने मिल्क के साथ रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है वो ऐड करवाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 2 बॉटल्स जो वो प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। नो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, पेशेंट जो इन्फेंट्स हैं उनके कोई भी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट पोजिशनिंग की अगर हम बात करें तो सुपाइन विद द कैमरा पोजिशन्ड ओवर द इंटीरियर थोरैक्स, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। एंटायर स्टमक एट द बॉटम ऑफ द एफओवी, ठीक है, कि एफओवी में स्टमक भी होना चाहिए और वो नीचे आएगा, एफओवी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड द एसोफेगस इन द मिड लाइन, तो अगर हम साइड से भी देखें तो एसोफेगस जो है वो बिल्कुल दरमियान में हो, जो नीचे वाला एफओवी का एरिया है वहाँ पे स्टमक इसमें ऐड होना चाहिए, जो पीछे हमने स्टडी की थी उसमें स्टमक की हम बात नहीं करते लेकिन इसमें ऐड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम सेम वही वाला रेडियो फार्मास्यूटिकल यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, टेक्नीशियम 99 एम सल्फर क्लोराइड या फिर DTPA, जिसकी डोज होती है 120 मेगाबैक्यूरेल या फिर 3.2 MCI। Dose is mixed with soft drink, orange juice or milk. Second glass of non-active drink to wash activity for patient's mouth. हमने पेशेंट को पहले तो वो वाला ड्रिंक पिलानी है जिसमें एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो उसने स्वॉलो करवा लिया। उसके बाद हमने उसको दूसरा गिलास देना है ताकि उस एक्टिविटी को वॉश आउट कर सके हम माउथ से और एसोफेगस से, और वो सारी की सारी कहाँ चली गई, स्टमक में, ठीक है। 2 ड्रिंक्स आर swallowed and image is started, ठीक है। नन ऑफ द एक्टिविटी शुड स्पिल ऑन टू द पेशेंट्स क्लॉथ, आपने इस चीज को जहन में रखना है और पेशेंट को पहले से आपने प्रिपेयर करवाना है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई कतरा जो है वो जूस का इवन पेशेंट्स के क्लॉथ्स पे या कपड़ों पे कहीं ना गिरे, क्योंकि अगर वो जूस का कोई कतरा गिर जाएगा तो उसमें एक्टिविटी होगी और वहां से जो
एक्टिविटी है वो हमारी इमेजिंग को डिस्टॉर्ट करेगी, क्योंकि वहाँ से कंटेमिनेशन होगी। तो जो पेशेंट्स की लंग्स की एक्टिविटी होगी, अगर सामने उसके क्लॉथ्स पे आ रही है तो वो उसको मिमिक करेगी, ओवरलैप कर देगी, ठीक है। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी डोज होती है 20 to 40 मेगाबैक्यूरेल एट द डोज टू 50 ml ऑफ बेबीज नॉर्मल फीड, ठीक है। कंप्लीट द फीड फॉलोड बाय द फीड फ्रॉम द सेकेंड नॉन एक्टिव बॉटल। हमने 2 बॉटल्स प्रिपेयर करवाई थी, एक में रेडियो एक्टिव मटीरियल डालना है और एक में नहीं डालना, कि हमने पहले वो पिलानी है, उसके बाद फिर उसको दूसरी वाली बॉटल से मिल्क पिलाएंगे, ताकि जो पीछे एक्टिविटी रेजिडुअल थी वो सारी वॉश आउट हो गए, आगे स्टमक में ऐड हो जाए। आफ्टर फीडिंग द बेबी कम्प्लीटली रिमूव ऑल बेबीज क्लॉथिंग। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो आप ये कह लें कि जो मिल्क है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिर सकता है, तो इस वजह से उनकी जो क्लॉथ्स है उनको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। और उनको एक क्लीन शीट जो वो रैप कर देंगे, ताकि कोई भी एक्टिविटी अगर कोई कहीं पे किसी जगह पे कोई गिर गई है तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। नो कंटेमिनेशन, सबसे पहले किस वो स्पेशली वो वाला एरिया जिसको हमने इमेज करना है वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका फील्ड ऑफ व्यू उस एरिया में कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। उसके बाद हमने मार्कर प्लेस करना है कहाँ पे, ऑन ईच शोल्डर, ठीक है, बिफोर रैपिंग द बेबी इन द शीट, कि आपने उसकी बॉडी पे दोनों शोल्डर्स पे एक एक मार्कर प्लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद जो शीट है उसको रैप करना है। क्यों मार्कर प्लेस करना है? एज टू आइडेंटिफाई द बेबीज पोजिशन एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, के दोनों जब शोल्डर्स हम मार्क कर लेंगे, हमें पता है कि एक शोल्डर इधर है, एक दूसरा शोल्डर इधर है, तो दरमियान में हमें जो एनाटॉमिकल पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर्स है, उनको आइडेंटिफाई करना, पोजिशन करना हमें ईजी हो जाएगा। एक्विजिशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अडल्ट में हम डायनामिक एक्विजिशन लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है 1 फ्रेम पर मिनट के लिहाज से टोटल 45 मिनट्स। फिर हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट, के 10 मिनट्स का आप इंटरवल लेंगे, गैप लेंगे, वाइल पेशेंट इज इन सिटिंग अपराइट पोजिशन, ठीक है। तो फिर हम डायनामिक के बाद स्टैटिक इमेजेस लेंगे, जो कि 1 मिनट का होगा, ठीक है। स्टैटिक इमेज आप एक ही ले रहे हैं, 1 मिनट का 1 इमेज। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 1 फ्रेम पर 15 सेकेंड्स फॉर 10 मिनट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस। कौन कौन सी? जिसमें प्रोन आती है, सुपाइन आती है और लेफ्ट लेटरल आती है। प्रोन में अगर हम देखें तो हम कहते हैं इन्वर्ट द गैमा कैमरा हेड एंड प्लेस द बेबी डायरेक्टली ऑन डिटेक्टर ऑन देयर स्टमक, कि स्टमक की जो साइड है वो पेशेंट के डिटेक्टर की साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉन पोजिशन। प्लेस अ प्रोटेक्टिव शीट ऑन द डिटेक्टर टू अवॉइड कंटेमिनेशन इफ द बेबी इज सिक। ये भी हो सकता है कि बेबी ने वोमिट कर दिया है, ठीक है, कोई इस तरह की भी एक्टिविटी हो सकती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि प्रोटेक्टिव शीट जो है वो कैमरा जो है वो गैमा कैमरा जो है उसके साथ लगा देनी है, ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो सके। उसके बाद स्पाइन पोजीशन, प्लेस द बेबी स्पाइन ऑन द इन्वर्टेड गैमा कैमरा हेड, ठीक है। फिर हमारे पास लेफ्ट लेटरल आ जाता है, विद द गैमा कैमरा हेड इन्वर्टेड द बेबी कैन बी टर्न टू लाई ऑन देयर लेफ्ट साइड, तो हमने लेफ्ट साइड की ले लेनी है। 4 hours after feeding, acquire a 5 minute static image in both interior and posterior positions, कि हमने 5 मिनट की एक स्टैटिक इमेज ले लेना है, कहाँ पे? एक एंटीरियर साइड पे और एक पोस्टीरियर साइड पे, और ये आपने कब लेना है? 4 hours के बाद। आपने पहले डायनामिक कर लिया, वो आपने प्रोन, सुपाइन और लेफ्ट लेटरल तीनों पोजिशंस में करना है, और वो किस तरह से इमेजेस लेने हैं? 1 फ्रेम पर सेकेंड के लिहाज से, और टोटल आपका इमेजिंग जो टाइम है वो 10 मिनट्स है, ठीक है। 10 मिनट्स प्रोन के लिए, फिर 10 मिनट्स स्पाइन के लिए, फिर 10 मिनट्स लेफ्ट लेटरल के लिए, तो आपके पास ये 30 मिनट्स की टोटल स्टडी आ जाएगी, जो कि डायनामिक होगी। उसके बाद आपने 4 घंटे वेट करना है, फिर आपने 5 मिनट के स्टैटिक इमेजेस लेने हैं। नोट, इफ द बॉडी सॉरी बेबी डज वोमिट, then wipe away the liquid carefully at it is radioactive material, ठीक है। तो वो जो वोमिट होगी इवन उसको भी आपने इस तरह से वाइप आउट करना है कि उसका जो वो वॉल्यूम है, जो कंटेंट्स है, उसमें भी रेडिएशन है, वो भी रेडिएक्टिव मटेरियल है, तो इसलिए केयरफुली आपने उसको वाइप आउट करवाना है।
अब इसका जो डिस्प्ले फॉर्मेट है या इमेजिंग एनालिसिस अब सेम होता है जैसे हमने पीछे ट्रांजिएंट टाइम में स्टडी किया है, तो आप उसी को दोबारा से देख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आज हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, तो अभी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।